चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपकी भौतिक संरचना, जो हमारे शास्त्रों में लिखा, जो वैज्ञानिक प्रतिपादित करते हैं, उससे हटकर मैं आपको कुछ सोच देने वाला हूं। मैंने बताया मैं आपको इस चैनल पर वो देता हूं जो शायद परिकल्पना में सामान्य लोगों की नहीं होता है। मारा मारी में, आपाधापी में ही लगा रहता है व्यक्ति। वो मैं आपको स्पेसिफिक यहां पर देता हूं विवेचन, जो आपको सोचने को मजबूर करता है, जो आपको ये कंपेल करता है कि हाँ, वास्तव में इसका जड़ क्या है, आखिर ये कैसे हुआ होगा, इसका क्या। कई आपको ऐसे में डिटेल दे चुका हूं या कैसे ये होगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज देखिए आप, और जो मैं कहने जा रहा हूं इसमें उस पर विचार करिए। देखिए, जो हमारा विज्ञान कहता है, जो वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगभग 14 अरब साल लगा लो इतने पहले अस्तित्व में आया था। उसके बारे में मैं वीडियो दे चुका हूं जिसमें वो बताते हैं जो थ्योरी, वो थ्योरी के बारे में भी मैं विवेचन दे चुका हूं। बिग बैंग जिसको कहते हैं उसके बारे में विवेचन दे चुका हूं। अभी उसका एक वीडियो और पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसको मैं केवल लोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए है, लेकिन वो तैयार है, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो वो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता चुका हूं कि वो थ्योरी गलत है, वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पा रही है। अब इसके बाद में मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में फिर आपके मस्तिष्क की सभी जितने भी आपके जो ट्रांसमीटर्स हैं उनको दोबारा से उसको री एनर्जाइज करने का प्रयास करता हूं, उनको एक बार एक्टिव करने की कोशिश करता हूं। जो न्यूरॉन्स हैं हमारे मस्तिष्क के, वो ये वीडियो सुन के फिर आपकी एक बार इस तरह से जगमगाने लगेंगे कि हां, देखें तो सही इसमें है क्या। डिटेल आपको भले ही छोटा लगेगा, लेकिन डिटेल में जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगता जाएगा यस, इसकी तो डेप्थ, इसकी तो सत्यता कहां से हो सकती है, पता चलनी चाहिए। चलिए शुरू करता हूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको बताया है, मैंने अलग हटके वीडियोस देता हूं जो किसी की कॉपी कहीं बुक से या कुछ नहीं। वो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी कल्पनाएं होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन होती है। तो वो मैं जनरली दिया करता हूं। परिवेश का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो वो मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये कि जब ये कहते हैं वैज्ञानिक या आम थ्योरी, या हम लोग भी सोचें, विज्ञान को भी परे छोड़ दो, तो हमारे शास्त्रों में भी यही है कि जिस समय पृथ्वी अस्तित्व में आई 4.5 अरब ईयर्स पहले, आगे पीछे भी टाइम हो सकता है, क्योंकि ये सब मैं इनको सबको कोरी गप मानता हूं, टेंटेटिव, लेकिन इसको भी मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई सॉलिड थ्योरी नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी नहीं जिसको एस्टेब्लिश किया जा सके कि नहीं, आप ठीक नहीं हो, ये थ्योरी सही है। तो ठीक है, जिस आधार पर रिसर्च चल रहे हैं वही थ्योरी हम मान्य करेंगे, और वही थ्योरी जिन लोगों ने भी की है उनका भी सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ तो डिटेल्स निकाल के किया है, आखिर कुछ साइंटिफिक तो दिखाया है। तो मान लीजिए 4.5 अरब साल पहले मान लें, या 5 अरब या 3.5 अरब, वट एवर इट इज मान लें, और कहते हैं कि यह अस्तित्व में आया जो हमारा सौर मंडल है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, जिसके और कुछ प्लैनेट्स हैं। तो जब पृथ्वी अस्तित्व में आई तो यह थ्योरी है, एस्टेब्लिश थ्योरी, कि उसके बाद ना इस पे जीवन था ना कुछ था। लगातार कई हजारों सालों तक, पता नहीं कितने सालों तक, हजारों सालों तक, ये लाखों साल भी हो सकते हैं, यहां लगातार यह प्रोसेस होता रहा कि यहां पर वेपर्स बन बन के, जल बहुत था, ऊपर जाता था वेपर्स बन के, फिर नीचे आ जाता था वो बरसात के रूप में, और यही प्रोसेस चलता रहा लगातार
हजारों सालों तक ये चलता रहा। यहां कोई जीवन नहीं था, यहां कुछ नहीं था, जल ही जल था। अगर इस थ्योरी को हम मान लें कि मान लीजिए जल ही जल था, यहां कुछ भी नहीं था, यह प्लैनेट बहुत गर्म था, सूर्य हो सकता है ज्यादा उस समय गर्म रहा हो और वो इसको अट्रैक्ट करके, गर्म करके, जैसे भी आप एक भाषा में समझ सकें, और वो वेपर्स बना बना के और दोबारा से यहीं पर वापस आता था। यही बात है। क्वेश्चन ये उठता है कि जब हजारों लाखों साल तक ऐसा होता रहा, तो फिर इस पृथ्वी पर आज हम जो वनस्पतियां देख पा रहे हैं, हम जो अलग अलग फसलें देख पा रहे हैं, हम जो अलग अलग और चीजें देख पा रहे हैं, उनका स्रोत क्या था? क्यों? क्योंकि जब लगातार जल था, अथाह जल था, आज समुद्र में भी देखो, उसकी था नहीं ले सकते हो आप। समुद्र में कोई बीज डाल दो जाके, सड़ जाएगा। कितने दिनों तक रेसिस्ट करेगा? कोई भी बीज जाके एक्सपेरिमेंट कर लो। तो वो तो फिर गर्म भी बहुत था, टेम्परेचर भी बहुत रहा होगा, तो फिर जल निरंतर रहा होगा, अथाह जल रहा होगा, तो उसमें कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत समय तक टिक नहीं सकता है। उसको पेरिश होना ही होना है, उसको खत्म होना ही होना है, उसको अपना मूल स्वभाव खोना ही खोना है, चाहे वो कोई भी हो। क्लियर हो गया? जब ऐसा हुआ होगा कि लगातार यहां जल ही जल है, कुछ भी नहीं है, ना वनस्पति है ना कुछ है, कि वनस्पति तो हो ही नहीं सकती थी इतने टेम्परेचर में या इतने जल में जहां अथाह जल है, तो फिर इन बीजों का अस्तित्व कहां से आया? तो बाकी चीजों का अस्तित्व कहां से आया? क्योंकि बीज तो उसमें रह नहीं सकते थे। बाकी और ऑब्जेक्ट्स कहां से आए? यस, तो यहां से थ्योरी निकलती है कि यह स्वयमेव नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट अकर ऑटोमेटिकली, नहीं हो सकता है। यह निश्चित तौर पर किसी और सभ्यता की देन रही होगी, जिनको आप एलियंस कह सकते हो, जिनको आप गॉड कह सकते हो। वो भी हमारे लिए एलियंस हैं, किसी और जगह पर निवास करते हैं, तो वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, लेकिन हमारे लिए तो एलियंस, चूंकि हम उनको रूबरू जानते नहीं हैं। कोई एलियंस रहे होंगे, मीन्स कोई ईश्वर रहे होंगे। अब आगे देखिए, इसको मैं कोरिलेट करने जा रहा हूं। उन्होंने यहां आकर, जो हमें एक समुद्र मंथन का विवेचन मिलता है शास्त्रों में, समुद्र मंथन, वहां से कई तरह के पदार्थ निकले, तो उसमें से अमृत भी निकला, तो उसमें से विष भी निकला, तो उसमें से बहुत आइटम निकले। इसका बहुत विशद विवेचन मिलता है। मुझे यह पक्का यकीन हो रहा है कि वो जो वर्णन है वो हमारे चक्षुओं को, ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए किया गया है, कि आप इसको समझ के और अपने विचारों से यह पता करो ये कैसे हुआ होगा। यस, वो जितने भी बीज थे, वो जितने भी इस तरह के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स थे, उनको किसी ऑब्जेक्ट में अच्छी तरह पैक करके, अच्छी तरह से रख के, और वाकायदा जब ये निर्मित किया जाता होगा ऐसा प्लैनेट पृथ्वी की तरह, तो यही सिस्टम होता होगा और उसको छोड़ दिया जाता होगा, क्योंकि वो मात्रा में अधिक होते होंगे निश्चित तौर पे, और उनको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान नहीं होगा। और फिर ऐसे हजारों लाखों बनाते हैं, तो एक थ्योरी होगी जरूर, और वो थ्योरी ये होगी कि पहले इसको बनने दो, प्लैनेट को इस तरह का सिस्टम होने दो, और उसके बाद में हम वहां पर जाके मानव सभ्यता या बाकी जो है हमारे जीव जंतु हैं उनको बसाएंगे। क्लियर है? अब प्रश्न ये उठता है, साइंस कहती है कि उसके बाद में हमारे जो है एक कोशीय जो लिविंग बीइंग है उनका जन्म हुआ, और फिर धीरे धीरे ये सब पूरा विकास बताते हैं। तो हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम बायोलॉजी भी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम तो वो कंसेप्ट जिसको आप कहते हो तत्व ज्ञान, उस पर जा रहे हैं। वो जो वर्णन मिलता है कि देवताओं ने मिलकर और उसका क्या किया, दोहन किया, और उसके बाद में कई ऑब्जेक्ट उससे निकले, तो वो वही होगा कि वो एलियंस या वो जो दूसरे जिनको आप ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, कुछ भी कहते हो,
उन लोगों ने जब देखा होगा कि अब एस्टेब्लिश हो गया है पृथ्वी पर सब कुछ, तब वो यहां पर प्रकट हुए होंगे और तब आके उन्होंने उन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स को उसमें से ड्रॉ करके और फिर पृथ्वी पर उसका वितरण अपने आप हो गया होगा या खुद किया होगा, जैसा भी। और वहीं से हमारी ये निश्चित तौर पर मानव सभ्यता शुरू हुई होगी और वहीं से जीव जंतु और ये सब शुरू हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अलावा आप देख लीजिए, अगर हम पृथ्वी के अलावा देखें, आपको थोड़ा सा बता देता हूं, तो और किसी ग्रह पर जल इतना नहीं है, और किसी ग्रह पर ये जो पृथ्वी पर उपलब्ध है वो ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। आखिर क्यों? वनस्पतियां वहां क्यों नहीं हैं? आखिर क्या कारण है? तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इस पर मैं एक और विवेचन आपको हालांकि देने वाला हूं। देखिए, हम अगर केंद्र में सूर्य को मान लें, तो अब हम इसके बाद में सबसे पहले जो हमारा ग्रह होता है उसको कहते हैं हम मरकुरी, इसका मतलब बुध। दूरी कितनी है सूर्य से? 5.8 करोड़ किलोमीटर। हम केवल पॉइंट और एक अंक में ले रहे हैं, आगे का नहीं ले रहे हैं। 5.8 सबसे पास में है, बहुत पास में है। सूर्य चाहे तो इसको अपने में समा सकता है निश्चित तौर पे। क्यों? आगे बताने वाला हूं। आगे का जो हमारा, इसके आगे का जो ग्रह है वो है वीनस, इसका मतलब शुक्र। क्या दूरी है सूर्य से? 10.8। दूसरा, पहला 5.8, दूसरा 10.8, यह भी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं। तीसरा क्या है? तीसरा हमने यहां पर देखा तो यह हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी की दूरी क्या है? पृथ्वी की दूरी है 14.9, लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर सूर्य से। अब ध्यान से यहां पे देखो कि सूर्य की जो भी यहां से गर्मी या जो भी यहां से विकिरण होता है, रेज आती हैं, सबसे ज्यादा इसको प्रभावित करेंगी, इसको प्रभावित करेंगी। तो यहां पर आके यहां ही क्यों यह सब कुछ घटित हुआ? इसका मतलब यह हो गया, यहां अगर ये सभी ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह से टूट के बने हैं, या सूर्य से या किसी और भी ऑब्जेक्ट से, तो इनकी वास्तविक जो स्थिति होनी चाहिए, जो कंपाउंड्स होने चाहिए थे, वो एक ही होने चाहिए थे। सब पर एक ही तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, सब पर जल भी उतना ही होना चाहिए। अरे कोई चीज अगर एकदम कॉन्ग्रीगेटेड फॉर्म में उसे तोड़ो तो हर जगह उतना ही लगभग मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन और कहीं पर भी जल नहीं है, केवल पृथ्वी पर क्यों है? क्या कारण है? चलिए, अब पृथ्वी से आगे जब हम चले तो आया मंगल। मंगल का क्या है? 22 पॉइंट, चलो इसको भी लगभग 8 ले लेते हैं, 22। आगे फिर हम और आगे बढ़े, इसके आगे जो आता है वो आता है सबसे बड़ा ग्रह, इसका मतलब है गुरु, जिसको आप जुपिटर कहते हो। तो जुपिटर यहां से आगे 77.8 मान लो। पॉइंट के बाद मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, केवल आपको एक यहां से पूरा अंदाज पता चल रहा है, 77.8। अब ये सबसे बड़ा कहां बनाया? बीच में दे दिया, सबसे सेंटर में। देखिए 1 2 3 4, और ये बीच में एक बहुत बड़ा ग्रह दे दिया। जुपिटर के बारे में पता है आपको, ये सबसे विशालकाय ग्रहों में सबसे विशालकाय है। इसका मतलब क्या है? फॉर व्हाट? ऐसा क्यों किया गया? निश्चित तौर पे बैलेंस बनाने के लिए किया गया होगा, जिससे कि इधर के ग्रह और इधर के ग्रह इनको ये बैलेंस में रख सके। देयर कुड हैव बीन लाइक दिस। और क्या थ्योरी हो सकती है? चलिए, अब इसके बाद में आता है शनि। तो शनि का जो दूरी है वो लगभग है 142 पॉइंट, आगे कुछ भी लगा लीजिए, चलिए 5 लगा दीजिए, करोड़ किलोमीटर, 142.5। अब आगे अगर हम चलते चले जाएं तो शनि के बाद क्या आता है? अरुण आता है, जिसको आप क्या कह सकते हो, जिसको हिंदी में ही बोल देते हैं आपके लिए, जिसको अरुण कहते हैं। तो उसका क्या है यहां पे? 142 के बाद उसकी जो दूरी है दैट इज ऑलमोस्ट 290 या 285 ऐसा करके है। और उसके बाद जो है अरुण के बाद वरुण, नेपच्यून जिसको कहते हो, उसकी दूरी भी 590 के लगभग है।
584, 590 वटेवर, ये बात के नहीं, मैं तो आपको केवल इतने करोड़ किलोमीटर बता रहा हूं, यहां तक मैंने आपको एग्जैक्ट दिया है और ये लगभग बता रहा हूं मैं आपको। और लास्ट जो है, जो हमारा हटा दिया गया है, अरुण, वरुण और यम, प्लूटो जिसको कहते हो, अरुण, वरुण और यम, यूरेनस, नेपच्यून और यम, प्लूटो। तो ये नेपच्यून हो गया, ये यूरेनस हो गया, और जो लास्ट में है उसकी जो दूरी बनती है वो लगभग 991 करोड़ किलोमीटर बनती है, जाके 991। उसको हटा दिया गया 2006 में, हटा दिया गया इसलिए क्योंकि उसमें एक परिभाषा तय कर दी गई कि जो भी प्लानेट किसी दूसरे की ऑर्बिट को क्रॉस करता है उसको हम ग्रह नहीं मानेंगे। यम ऐसा करता था, इसलिए उसको इन्होंने ग्रह मानने से मना कर दिया। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया ये पूरा, और हमें कुछ नहीं देना था, केवल एक अंदाज देना था कि आप देख सकते हो 5, 10, 14, 22, 77, 142, आप देख रहे हो इनमें कुछ आपको अनुपात लग रहा होगा, देखो कुछ अनुपात लग रहा होगा। ये क्या अपने आप सब कुछ सेट हो गए? क्या अपने आप आके और सूर्य का चक्कर लगाने लगे? क्या सूर्य जो है एक 991 करोड़ किलोमीटर यम है, उसके बाद भी एक ग्रह प्राप्त हुआ है, उसकी दूरी और है। तो वहां अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को ध्यान से सुनिए, मैं अगला पॉइंट क्या कहने जा रहा हूं। वहां तक अगर अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उन ग्रहों को ग्रेविटेट कर सकता है, तो सूर्य ने इन छोटे ग्रहों को, जो बहुत छोटे हैं, इनका क्षेत्रफल भी बहुत कम है, इनका बहुत पास में घूम रहे हैं, देख सकते हो 5.8 और 10.8 करोड़ किलोमीटर केवल, क्या यहां से सूर्य ने इनको ग्रेविटेट नहीं कर पाया? क्या कारण है सूर्य ने इनको ग्रेविटेट नहीं कर पाया? क्योंकि ये तो बहुत पास में है। और एक 991 और इससे भी आगे जो आया है एक दूसरा ग्रह, करोड़ किलोमीटर पर है, उनको भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने चारों तरफ घूमने के लिए कंपेल करता है। तो समझ सकते हो आप कि इतने छोटे ग्रहों को ग्रेविटेट नहीं कर पा रहा है और इतने दूर के ग्रहों को ग्रेविटेट करने की इसमें शक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब कुछ हमें केवल साइंटिफिक डिटेल्स की तरह ही लगते हैं दूरियां। क्यों? क्योंकि सूर्य के आसपास ये छोटे ग्रह इसलिए दिए गए होंगे कि ये बाकी के लिए एक सुरक्षा बेल्ट का काम कर सकें। उसके बाद पृथ्वी दिया गया जहां पर सभ्यता बसाई जाए, और उसके बाद में मंगल यहां पर भी सभ्यता बस सकती। उसके बाद में गुरु दे दिया गया जुपिटर कि हां ये पूरा का पूरा एक तरह से काय का काम करेगा, एक मिडमैन की तरह, एक लिंच पिन जिसको कहते हैं, इधर के और इधर के ग्रहों को सपोर्ट देगा, बेस देगा। तो फ्रेंड्स, ये कोई बाई चांस नहीं है, ये कोई परचांस नहीं है। और जो समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं ना, वो कोई कहानी नहीं है, वो वास्तव में वास्तविकता है। और इसी तरह से हमारी सभ्यता का विकास हुआ होगा, वहीं से सब कुछ विकसित हुआ होगा। वो लोग निश्चित तौर पर एलियंस थे, हमारे जो भी थे, हमारे वो ईस्ट थे, हमारे ईश्वर थे, या किसी पर्टिकुलर किसी और ग्रह का से आए थे, किसी और ग्रह से आए थे। उन्होंने आके यहां पर वो सब कुछ एक्सट्रैक्ट किया जल से, और उसके बाद इसको रहने लायक बनाया। उन्होंने ही ये किया होगा कि जगह जगह से जहां पर जमीन है उसको ऊपर उठाया और बाकी में जल को स्टोर कर दिया। आज भी 70% जल है हमारी पृथ्वी पर, हम केवल 30% में लगभग रहते हैं, राइट? 28% कह सकते हो, 72% में लगभग जल है। तो 70-30 का रेशियो आज भी है। इसका मतलब यह हो गया कि वो जो 30% है वो भी उन्होंने अपने प्रताप से, अपने जो जिस तरह से उन्होंने इसे बसाना था उस तरह से इसको रहने लायक बनाया होगा। तभी तो आज ये परिस्थिति है, हम यहां रह रहे हैं, और जल भी है, और जल कितना है, अथाह है, और वो अपनी सीमाएं नहीं त्यागता है। क्यों? पूरा जल एक जगह इकट्ठा, लेकिन सीमाएं नहीं त्यागता है। और उसी तरह से देखिए आज तक वेपर्स बनते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, उसी तरह से बरसात होती है।
तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है शास्त्रों के द्वारा, हम अगर ले पाए तो ठीक है, और नहीं तो उनका उपहास करें, सभी शास्त्रों का उपहास करें, सब जितने भी हमारे पीछे के जितने हमारे फोर फादर्स हुए उनका उपहास करें, ईश्वर का उपहास करें, और उपहास करते करते और खुद कुछ नहीं करें, केवल उपहास करें कि ये सब कुछ नहीं है, तो सब प्राकृतिक देन है। अब प्राकृतिक क्या है? व्हाट इज दैट? प्रकृति जो कहते हैं कि ये सब प्रकृति का है, तो प्रकृति क्या है? वो कहां से आई? वो भी तो बताइए, वो कहां से आई? क्योंकि आपने देखा होगा कि किसान जाता है और अपने खेत में प्रॉपर तरह से खुदाई करके और बीज बोता है। केवल क्या बोता है? बीज बोता है। बीज बोने के बाद जो और खरपतवार निकल के आ जाता है, वो क्या होता है? वो कहां से आता है? उसको कौन बनाता है? उसका कोई बीज नहीं बनाया आज तक। और विशेष बात यह है कि उसको खरपतवार को हटा दिया किसान ने, और हटाने के बाद फिर थोड़े दिनों में आ गया, फिर हटा दिया, फिर अगली जब फसल आएगी तो दूसरे तरह का खरपतवार आ जाएगा। वो उस तरह का नहीं होगा, दूसरे तरह का आ जाएगा। इसका मतलब है हर फसल के साथ जिसको हम बोते नहीं है वो पहले निकलता है, और वो इतना पावरफुल होता है कि उसको बार बार हटाने के बाद भी नहीं हटता है। और हम अपनी फसल में ऐसा नहीं कर सकते। फसल हमें हर बार बोनी पड़ेगी। फसल ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार बो दी तो लगातार चलती रहे। तो वो जो तत्व है वो किसने निर्मित किया? वो कहां से आया? निश्चित तौर पर उसका निर्माण करने वाला भी वही है, जिसने हमें बसाया वही है। और वो पूरा का पूरा जो पिटारा है वो निश्चित तौर पे हमारे उन्हीं एलियंस ने आके, जब हम यहां पर एक तरह से पृथ्वी का पूरा क्षेत्र एस्टेब्लिश्ड हो गया, तब हमें उन्होंने आके वो पिटारा सौंपा और यहां पर लोगों को बसाया। तो समुद्र मंथन का हमारा मंतव्य यह है कि वो कोई कल्पित नहीं है, उसके द्वारा हमें हिंट किया गया है कि इस तरह से सभ्यताएं बसती हैं, यह तरीका होता है। अब हम उसको किस रूप में ले सकते हैं, कैसे लेते हैं, यह हमारे मस्तिष्क की सोच है और परिकल्पना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए। और ये जो मैंने आपको बताए हैं ये एक टेंटेटिव फिगर्स हैं, ये जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट हो सकता है इनकी दूरियों में थोड़ा डिफरेंस आ रहा हो, लेकिन ये केवल मैंने आपको एक स्केच देने के लिए बताया है कि लगभग लगभग इतनी दूरियां हैं। तो यहां तक तो ये दूरियां आपको ठीक मिलेगी। इधर आगे हो सकता है इन दूरियों में थोड़ा सा डिफरेंस हो, साइंटिफिकली भी डिफरेंस मिलता है। आप बुक्स को अलग अलग देखोगे तो अलग अलग तरह से मिलती है। तो वो केवल और केवल आपको ये बताने के लिए है कि हां, इतनी इतनी दूरियां यहां पर आपको मिलती हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपने देखा, आप समझ गए होंगे कि ये जरूर ऐसी घटनाएं हुई होंगी, नहीं तो ऐसे सब कुछ परचांस नहीं हो सकता है, सब कुछ ऐसा नेचुरल नहीं हो सकता है। और अगर है तो बाकी ग्रहों पर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक ही पिंड से ये टूटे हैं, एक ही पिंड से अलग हुए हैं, तो इनका जो मटेरियल होना चाहिए, कंपाउंड्स होने चाहिए, वो भी एक ही होने चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि अगर आगे आप जाएंगे वरुण पे, तो वहां जाके आपको क्या मिलेगा? वहां मीथेन बहुत मिलेगा, वो आपको हरा हरा दिखाई देगा। अरुण वरुण यम की ये स्थिति आपको मिलेगी जाके। इसी तरह से कुछ और ग्रह हैं, जैसे आपका गुरु है या जिसको आप कहते हो बृहस्पति, वहां पर आप जाके देखेंगे तो एक बहुत बहुत जिसको घनी परत कहते हो वो मिलेगी, और वो पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई होगी। तो ये सब अलग अलग बताता है कि भाई नहीं, कुछ अलग हुआ है, किसी तरह से इनका किसी पर्टिकुलर साइंटिफिक उस पर बनाया गया है एक एक ऑब्जेक्ट को। ऐसा नहीं है नेचुरल बन गए हैं, क्योंकि नेचुरल होते तो टुकड़ा टूट के सब में एक ही कंपाउंड होने चाहिए थे, सभी में मानव सभ्यता हमें दिखनी चाहिए थी, सभी में वही चीज नहीं है। तो इन चीजों को आप ध्यान से गौर से सोचो कि क्या वास्तव में ये सब कुछ अपने आप बना है या एक बहुत बड़े इंजीनियर का कारनामा है, जो इंजीनियर किसी की सोच से परे है। ये सौर मंडल तो केवल एक पॉइंट है हमारा इस पूरे ब्रह्मांड में, एक पॉइंट, सुई का पॉइंट बस। ऐसे जाने कितने सौर मंडल होंगे, उसमें जाने कितनी गैलेक्सीज होंगी, और जाने कितने ब्रह्मांड होंगे ये भी पता नहीं, ब्रह्मांडों के बारे में पता नहीं। तो हम कितने हैं आप खुद समझ सकते हो।
हम इतने भी नहीं। तो जो इतना बड़ा इंजीनियर होगा उसके लिए तो ये सब कुछ ऐसे चुटकी बनाने का खेल होगा। और जो टाइम हम देखते हैं अरबों खरबों साल, उसके लिए तो बहुत कम टाइम होगा। ये हम अपनी इकाई टाइम के बारे में भी एक वीडियो देने वाला हूं। अलग अलग जगह अलग अलग टाइम निर्मित होता है और अलग अलग तरह से वहां एप्लीकेबल करते हैं हम उसको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बस आपके मस्तिष्क को जगाने के लिए हम बीच बीच में ऐसे वीडियोस देते रहते हैं। सोचिए कि कैसे हम अस्तित्व में आए होंगे, कैसे हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई होगी, और कैसे एक निश्चित परिपथ पर लगातार चक्कर लगाती रहती है। सूर्य का भी, अपना भी, आखिर एनर्जी कहां से आती है इसके पास? ग्रेविटेशनल फोर्स से ऐसा होता है। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य से ही आता है। सोचो कि खुद भी अपने जो लगाती है ये चक्र, उसको कौन ग्रेविटेट कर रहा है, उसको कौन घुमा रहा है? साइंटिफिक बहुत विवेचन मैं आपको दे दूंगा, ये इस कारण से होता है, ये होता है, लेकिन नहीं, उसके आप थोड़ा गंभीरता से सोचिए कि वास्तव में ऐसा संभव है क्या? इस तरह का हो सकता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो जितनी देर बात कर रहे हैं, अभी हमने आपको वीडियो दिया है, और इतनी देर में अभी जो पृथ्वी अपने ऑर्बिट में कितना घूम चुकी होगी पता है आपको? ये घूम चुकी होगी लगभग 50,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर। सोच लीजिए, लगभग 1,09,000 किलोमीटर की गति से, पर आवर की गति से ये अपने परिपथ पे चलती है। तो समझ लीजिए आप। और गति हमें पता चलती है? नहीं। अपने धुरी पे घूमती पता चलती है? नहीं। हमें यह लगता है हम कांस्टेंट हैं। तो कितना एकदम जादू है कि आखिर ऐसा सब कुछ हो रहा है, दिख कुछ नहीं रहा है, पता कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वही है, वही सत्य है। और कितने तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं इस पृथ्वी को चलाने में, कितने तरह की कितनी तरह की वेव्स हैं जो काम कर रही हैं, कितने तरह के फोर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये तो एक मतलब है, एक ऐसे इंजीनियर का कारनामा है जिसके बारे में सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर आपको किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है, मुझे विश्वास है कि आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स काफी हद तक जाग गए होंगे और आप सोचने को मजबूर हो रहे होंगे, अगर वीडियो पूरा देखा होगा, कि हां, वास्तव में जरा इसको अलग तरह से सोचने की जरूरत है और इसे सोचा जाए तो रिजल्ट कुछ मिलेगा। ये तो संभावना नहीं है, लेकिन हां, ये जरूर है कि हम जागृत जरूर होंगे। तो थैंक्स अ लॉट, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए, और अगला वीडियो जल्दी ही मैं आपको देने वाला हूं। ओम नमः शिवाय।